आपके दिमाग में ऐसा चलता है क्या जैसा हम सोच रहे हैं? आप भी ऐसा सोचते हो क्या कि इतना समय कट गया, हमारा रिजल्ट नहीं हुआ, क्या अब तैयारी करें या ना करें? ऐसा लगता है कि हमसे रिजल्ट हो पाएगा या ना हो पाएगा? ये डर अगर आपके अंदर है तो ये डर को कीजिए डिलीट, और हमारे कथनानुसार आप 1 साल की तैयारी और कीजिए, जो कि पूरे 2026 ईस्वी में मन चित्त पूरे तन के साथ तैयारी करना है। तैयारी ऐसा करना है कि जो हमारा कमजोर पॉइंट है बार उसी पे जाके करो। सला जहां कमजोरी उसी को निशाना साधना है हमें, कि ताकि जब कमजोरी पे निशाना जब हम साधेंगे ना, तो वो जब दूर होगा ना, तभी जाके रिजल्ट होगा। और आप हमारी बात मानिए, 1 साल के लिए तैयारी आपने इतने समय तक के किए, 1 साल और छोड़ दीजिए। अपने जीवन में जिस तरीके से 26, 27, 28, 30 साल उम्र बीता, उसी तरीके से 1 साल और ही सही, लेकिन ये 2026 ईस्वी में अपने आप में प्रण ठानना है कि इस बार नहीं छोड़ना। ठीक है? और हमारे बताए हुए द्वारा जो हम बताए हैं कि प्रत्येक दिन एक सेट धुनट के लगाओ, चाहे जो परिस्थितियां आ जाए, पर सेट डेली लगाना है। इसमें से हमने जनवरी महीने से ही शुरुआत किए थे बीएसएससी के सेट, क्योंकि आप नोटिफिकेशन एग्जाम के नोटिफिकेशन की बात छोड़ दीजिए कि कब लेगा हमसे एग्जाम। भाई एग्जाम लेगा, पर क्या हम उसके लिए तैयार हैं? तो अपने आप खुद की तैयारी को बनाने के लिए ही हमने एक तरीका बताया था कि बीएसएससी के सेट से पहले हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटी, साइंस, करंट अफेयर, मैथ, रीजनिंग सब कुछ रिवीजन चाहिए एक बार। उसके साथ में एक सेट डेली लगाना है, जो कि हमारे द्वारा किया क्या जा रहा था कि 75-75 क्वेश्चन के हाफ हाफ सेट दिए जा रहे थे, जिसमें हमने बोले थे कि जनवरी तक या आधा आधा सेट ही हम लगाएंगे। उसके बाद जनवरी से जैसे ही जनवरी लास्ट होंगे तो एक दिन में फुल सेट देना शुरू करेंगे, चाहे जहां से भी सेट लाएं, चाहे वो किसी बुक का क्यों ना सेट हो, लेकिन एक सेट डेली लगाना है। साथ में जो कमजोर पॉइंट्स है उसको रिवीजन मारना है। और इसी के लिए हमने खान सर के एक हिस्ट्री का नोट्स हमारे पास अवेलेबल थे, तो उस पर हमने रिवीजन करवाना शुरू किया। 3 क्लास उसके एकदम हो चुके हैं, 2 क्लास तो अभी आपका अपलोड भी किया जा चुका है, 1 क्लास अभी हमारे पास रिकॉर्डेड है। तो उसको 8 या 9 क्लास में हमने प्राचीन और मध्यकालीन इतिहास खत्म करने की प्लानिंग था, पूरा सेटअप था कि इतने क्लास में 9 क्लास में वो क्या हो जाएंगे, समाप्त हो जाएंगे। उसी प्रकार इस बार उस पीडीएफ के बाद हम लूसेंट पे बार करने वाले हैं, जो कि पूरा लूसेंट को खत्म करेंगे। बोला जाता है ना कि लूसेंट नहीं पढ़ा है उस लड़के का तो रिजल्ट एकदम नहीं होगा, लेकिन जो पढ़ लिया है उसका भी रिजल्ट नहीं होगा। क्यों? क्योंकि लूसेंट पढ़ने के बाद सेट लगाना बहुत जरूरी है, इसलिए आप सेट के साथ जुड़िए। और आज इसमें हम सब जो सेट के ये क्लास हम शुरू करने वाले हैं, इसमें 18/12/2018 की ये सेट है, और इसी के 75 प्रश्न हम अभी सॉल्यूशन करेंगे। फिलहाल बीच में माइक धोखा ना दे, अगर माइक धोखा दिया तो माइक को रख के डायरेक्ट पढ़ाएंगे। बशर्ते ये ध्यान होना चाहिए कि माइक हमारा बंद हुआ या चालू, अगर तुरंत होगा तुरंत पढ़ाएंगे, क्योंकि हम रुकने वाले अब नहीं है। क्योंकि जब ठान लिए 2026 में उखाड़ फेंकना है अपने ऊपर लगे कलंक को, तो उसे उखाड़ फेंकेंगे, चाहे जितना मेहनत क्यों ना करना पड़े। चलिए आइए, और यहां देखिए हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है। पहला क्वेश्चन क्या दे रहा, जो देखो कह रहा सही विकल्पों का चयन करें। एकदम चयन करेंगे, 9, 12, 21, 33, 54। ऐसा नहीं लग रहा कि एकदम सब तो बढ़ते ही जा रहा, सब तो क्या होते जा रहा, बढ़ते ही जा रहा। देखो देखो ये कैसे बनेंगे, 9 और 12 में जोड़ दो तो 21 आ जाएगा, 12 और 21 के जोड़ दो तो 31 आ जाएगा, 21 और 33 को जोड़ दो तो 54 आ जाएगा। तो उसी प्रकार जो हम यहाँ जोड़ेंगे वो यहाँ आना चाहिए, अर्थात 33 और 54 के जोड़ दो तो 4 3 7 और 5 3 8, 87 आना चाहिए। और ये रहा हमारा 87। ठीक है, डी नंबर। तो पहला का डी कितना आसान था ना? बस प्रैक्टिस की आवश्यकता है, बस प्रैक्टिस के क्या आवश्यकता है। क्या प्रश्न पूछ रहा, विक्रय मूल्य, क्रय मूल्य का 60% है। समझो, बात समझो, जो वस्तुएं हमारा बेचा गया वह विक्रय मूल्य जो है क्रय मूल्य का 60% है, अर्थात 60/100, ये से ये खत्म, 3 दूना 6, 5 दूना 10। अर्थात जब अगर हम इसका विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य का अगर रेशियो भी निकालना चाहें तो ये 3:5 में रेशियो निकलेगा।
तो प्रतिशत हानि बताएं। एक बात बताओ, 5 रुपया इसका क्रय मूल्य है, मतलब कोई वस्तु हमने 5 रुपया में खरीदा और उसको बेचे थे 3 रुपया में, तो हानि कै रुपया के झेले थे? 2 में। कितना से हानि झेले थे? 5 से ना, इसीलिए बटा 100। तो ये 5 दूना 10 और 20 दूना 40% का हमारा क्या हुआ था? हानि हुआ था। उसके बाद देख लीजिए, इस प्रश्न के पढ़ने से ही पता चल रहा, इस प्रश्न के पढ़ने से ही पता चल रहा क्रयमूल्य का 60% है। अगर हम क्रयमूल्य 100 माने 100% और 100% में हमारा 60% मिला तो नहीं कितना मिला? 40% हमें नहीं मिला, अर्थात 40% की हानि, 40% की हानि। इसलिए हमारे पास रास्ता दो है, एक डीपली सॉल्यूशन भी चले, एक शॉर्ट दिमाग लगा के भी ऊपर से काम हम कर लिया सकते हैं। चलिए आगे चलिए, क्या दिया? यदि किसी निश्चित कोड में, यदि किसी निश्चित कोड में कैमियल को इतना लिखा जा रहा, तो उसी कोड में इसको क्या लिखा जाएगा? एक बात समझिए, 3 होता है एक्स बाई जेड, तो एक्स होता है 24, तो 24 3 27 हो गया, ये एक होता है 26। तुम आंकड़ा मिला लो, के एल 12 और 15 27, मतलब ये जोड़ के 27 कर दे रहा। इसका लिखेंगे तो 20 घी जी एच, तो 7 1 8 हुआ, और ये 9 और आर 18 डी 4 27 पूरा करो। इसके लिए 7 चाहिए, इसके लिए 19 चाहिए, और ये 9 हो गया, तो इसके लिए कितना चाहिए? 18, और इसके लिए 9 चाहिए, और 4 के लिए 27 पूरा करने के लिए 23 चाहिए। बताओ 7 में क्या मिलेगा? जी मिलेगा, आर एस मिलेंगे, 18 में क्या मिलेगा? 18 में आर मिलेंगे, 9 में आई मिलेगा, 23 में डब्ल्यू मिलेंगे। मिलाओ, एस जी एस आर आई डब्ल्यू, कहा? जी एस आर आई डब्ल्यू, ऑप्शन सी है क्या? ऑप्शन सी है क्या? चलिए ऑप्शन सी हो गए। तो 3 का हम आंसर भी मिलाते चलेंगे, ये पेज रहा हमारा रफ किया हुआ, तो 3 का सी सही है, 3 का सी, और ये हमारा आ भी गया। उसके बाद चलिए 4 नंबर, 4 नंबर, क्योंकि कोई भी सेट लगाने से पहले खुद सॉल्यूशन करना पड़ता है, ठीक है। वैश्विक शांति सूचकांक 2017 में भारत का स्थान क्या था? देखो ये शांति सूचकांक की बात की जा रही है, और वो भी आंकड़ा 2017 की है, वो भी आंकड़ा कितना? 2017 की है, जो कि उस समय 130वां आंकड़ा था हमारा। उस समय कितना था? 130 नहीं, 137वां था। 100 कितना था? 37वां स्थान था। लेकिन हमें वो ध्यान नहीं रखना, यहां क्या ध्यान रखना है जो तुम समझ लो, यहां जो क्या ध्यान रखना है वो तुम समझ लो, कि पहले ये समझो कि वैश्विक सूचकांक, वैश्विक 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 शांति सूचकांक, वैश्विक शांति, वैश्विक शांति सूचकांक में ये 2025 का आंकड़ा क्या था? 2025 का आंकड़ा 115वां था, क्योंकि 2017 में 137 था, तो शांति सूचकांक में क्या हुआ? घटते गया, ठीक है। तो ये हो गया नंबर हमारा पहला, वैश्विक शांति सूचकांक में 115वां। ये रिपोर्ट जारी कौन करता है? आईईपी कौन रिपोर्ट जारी करता? आईईपी, आई से इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड, इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड पेसिस, पेसिस इकोनॉमिक्स इंस्टीट्यूट, इकोनॉमिक फॉर इन आई से इंस्टीट्यूट, और फॉर इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स एंड पेसिस, ठीक है। इसमें कुल देश की संख्या 163 है, 163 देश हैं, उसमें से हमारा वैश्विक शांति सूचकांक में 115वां स्थान प्राप्त हुआ है, 115वां स्थान। दूसरा रिपोर्ट हम देखते हैं, दूसरा ये देखिए, सबसे ज्यादा इसमें कौन है? आइसलैंड। कौन है? आइसलैंड। हम ये बता रहे हैं ना, आइसलैंड को हम इसलिए बता रहे हैं क्योंकि आइसलैंड जो है वो 2008 से ही नंबर प्रथम स्थान पर है, 8 से ही क्या है? प्रथम स्थान पर है। किस चीजों में? वैश्विक शांति सूचकांक, वैश्विक शांति सूचकांक में विश्व का सबसे नंबर फर्स्ट आइसलैंड, 2008 से ही प्रथम स्थान, और उसके बाद वैश्विक शांति सूचकांक में 2025 का आंकड़ा भारत का 115वां, 115वां ये वैश्विक शांति सूचकांक है। इसका दूसरा और भी हम देखते हैं, आंकड़ा पूछेगा मानव विकास, वैसे तो ये 115 हो गया, शांति चाहिए तो 115,
जैसे प्रेडिक्ट टेबल में 114 से 118 तत्व हम सब याद रखते हैं, तो अगर वह पूरा प्रेडिक्ट टेबल याद है तभी ना मन को शांति होता है। तो उसी प्रकार 115वां स्थान 2025 में। उसके बाद मानव विकास सूचकांक में 130वां स्थान है, 130वां स्थान है, टोटल 193। मतलब कि शांति की बात करें तो 115, विकास की बात करें तो 130, और वही आंकड़ा विश्व 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 खुशहाली रिपोर्ट में तो 118 तत्व, तो 118वां स्थान, जो कि 147 देश टोटल है। विश्व खुशहाली में 118, शांति आएगा जब हमें 15 को याद है, मानव विकास 30, खुशहाली तो 118, खुशहाली 18। फिर हम देखते हैं वैश्विक नवाचार सूचकांक में 38वां स्थान है, नवाचार में 38वां। अगर हम यही चीज भ्रष्टाचार्य धारण सूचकांक में तो 100 से कम 96वां, जो कि 180 देश है। पर्यावरण प्रदूषण में 176 स्थान है, टोटल 180 देशों में, ये 6 हो गए। 7 में जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन में टोटल 10, जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन में 10। प्रेस की स्वतंत्रता में 151, और उसके बाद वैश्विक भूखमरी मिटेगा 102 रुपया, पंडित जी को जजमान का दक्षिणा दीजिए, मिट जाएगा। अब इसको हमें याद करना है, पहले इसको हमें याद करना है, क्योंकि ये नहीं कहता कि हम जो पीछे का सेट लगा रहे हैं तो उससे में जो प्रश्न पूछा वो दोबारा नहीं पूछेगा। ये बात तो सब लोग जानता है मेरे मित्र कि ये प्रश्न दोबारा नहीं पूछेंगे, पर ये आंकड़ा हमें याद होना चाहिए। तब इसको कहते हैं सेट की तैयारी करना, तब इसको कहते हैं क्या, सेट की तैयारी करना। एक बात बताओ, सबसे पहले वैश्विक शांति सूचकांक में तो हमारे आत्मा की शांति कब मिलेगी, जब केमिस्ट्री का प्रेडिक्ट टेबल से हम अगर ये बात सोचें कि साला केमिस्ट्री का तो रिएक्शन समझ में नहीं आता है, तो वो समझ में कैसे आएगा, पहले वो हमें याद चाहिए। मतलब 118, 114 नहीं, 115, चलिए शांति मिलेगा। तो शांति सूचकांक के लिए 115 कितने देश में है वो आप पहले मत ध्यान रखिए, पहले ये रखिए कि हमारा भारत का रिपोर्ट क्या कहता है, भारत का रैंकिंग कितना है। तो वैश्विक शांति सूचकांक में भारत 115वें स्थान पे, और आइसलैंड है जो सबसे पहला स्थान 2008 ईस्वी से ही है। उसके बाद विकास रिपोर्ट, तो विकास रिपोर्ट में पूरा 130, क्योंकि 15 का 30 हो गया, तो विकास रिपोर्ट में क्या हो गया 30। यहां देखते चलो, जैसे कि पहले हम शांति सूचकांक 115, विकास में 130, उसके बाद अगर हम खुशी है तो खुश तो तब होंगे, देखिए हमारे मन की शांति तो तब था जब प्रेडिक्ट टेबल का 114, 118 तत्व हमें ध्यान था, लेकिन हमारे मन का शांति तब था जब 115 को याद था। फिर हमने जब विकास का रिपोर्ट तब जारी हुई जब 130, इसलिए वैश्विक शांति सूचकांक में 115, और मानव विकास रिपोर्ट में 130, और खुशहाली रिपोर्ट में 118, खुशहाली में 18। उसके बाद नवाचार, वैश्विक नवाचार में सिर्फ 38, वैश्विक नवाचार में 38, भ्रष्टाचार फैलाने में 100 से कम अर्थात 96, भ्रष्टाचार धारण में 96। फिर से रिपीट करते हैं, इधर आओ, ये क्या है 115, यहां लिखो 115वां रिपोर्ट किसका है, वैश्विक शांति सूचकांक। 130वां रिपोर्ट किस, 130 में कौन है, मतलब 130 रैंकिंग में हम क्या हैं, तो मानव विकास है, और 118 में क्या है, तो खुशहाली है। 38 क्या है, नवाचार में है क्या, 38 नवाचार, और 100 से कम भ्रष्टाचारी 96वां स्थान, भ्रष्टाचारी में 96वां स्थान। सोचो 115 में वैश्विक शांति सूचकांक, 130 में विकास रिपोर्ट, 118 में खुशहाली, नवाचार बोले तो 38, भ्रष्टाचार्य बोले तो 96। क्या 5 को नहीं याद हो गया कि भ्रष्टाचार्य में भारत का रैंकिंग कितना है, 96, नवाचार में भारत का रैंकिंग कितना है 38, विश्व खुशहाली रिपोर्ट में भारत का स्थान कितना है 118, मानव विकास रिपोर्ट सूचकांक में भारत का अंक कितना है 130,
और उसके बाद शांति सूचकांक में कितना है 115। 115 देखिए पर्यावरण तो 176, पर्यावरण पर्यावरण कौची करने में प्रदूषित करने में तो 176, पर्यावरण प्रदूषित करने में 176 और जलवायु को परिवर्तन करने में 10वां। तो पर्यावरण प्रदूषित में 176 जो कि 180 मतलब ज्यादा ही है। सबसे ज्यादा पर्यावरण प्रदूषित अमेरिका चीन के द्वारा ही किया जाता है, इसलिए सोचने की बात नहीं है। तो 176 पर्यावरण प्रदूषित करने में हमारा स्थान 176 है, ठीक है। और उसके बाद जलवायु परिवर्तन में 10, जलवायु परिवर्तन में 10, प्रेस की स्वतंत्रता 151 रुपया दे दीजिए पंडित जी के दक्षिणा, वो आजाद है, ऐसे भी ब्राह्मण स्वतंत्र है। और भूखमरी का भूखमरी छाल है, इसीलिए 102 रुपया दे दीजिए। ये बात नहीं, देखिए ऐसे बुरा नहीं मानना है। तो अगर प्रेस की स्वतंत्रता की बात करें तो जैसे ब्राह्मण स्वतंत्रता 151, उसके बाद भूखमरी छाले। देखिए जजमान, अभी दक्षिणा वाली जब बात होता है तो वहां पे चलता है ना, वो मान लेंगे ज्यादा कुछ नहीं, 151 रुपया दे दीजिए ना, आप ही आजाद है, स्वतंत्र है। तो पूछेगा वैश्विक प्रेस की स्वतंत्रता में भारत का स्थान कितना है, तो वही वाला याद रखना कि पंडित जी कितना दक्षिणा मांगे थे। प्रेस की स्वतंत्रता आजाद है, 151 दे दीजिए, आजाद हो जाएंगे। उसके बाद हमने सोचा अरे भाई 151 तो ज्यादा, कहीं 51 देके काम नहीं चला ले, तो बोले फिर मन में ही सोचे नहीं, एक चलो छोड़ो, नहीं तो भूखमरी छा जाएगा। तो भूखमरी रिपोर्ट में 102, भूखमरी रिपोर्ट में 102, भूखमरी रिपोर्ट 102। यही छो आंकड़ा हम लिखे, छोबो को घोर के पी जाओ, छोबो को घोर के पी जाओ। 115 किसका किसका शांति सूचकांक, शांति का 115, वैश्विक शांति सूचकांक में भारत का स्थान 115, विकास रिपोर्ट में 130, खुशहाली में 118, नवाचार में 38 और भ्रष्टाचारी में 96। और ये 151 तो अभी पंडित जी वाला प्रेस की स्वतंत्रता 151। और ये है वायु प्रदूषण में 176, जलवायु परिवर्तन में 10 और वैश्विक भूखमरी में 102, वैश्विक भूखमरी में 102, 102। तो क्या आपको याद हो गया ना, याद हो गया या नहीं हो गया, ये लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट भी नहीं लिए। चलिए कोई बात नहीं, कोई बात नहीं है। फिर अगले बार आएगा आराम से इसका लिख लेंगे, अगले बार आएगा आराम से क्या कर लेंगे, लिख लेंगे। चलिए आइए, इन ए फ्री स्टेट, इन ए फ्री स्टेट, खुशवंशी, बीएस न्यायपाल, स्किन ब्रांड, विक्रम सेठ, ये लेखक पुस्तक पूछा जा गया था। क्या पूछा गया था? इन ए फ्री स्टेट, इन ए फ्री स्टेट पुस्तक के लेखक कौन है? बीएस न्यायपाल, बीएस न्यायपाल। तो 5 का बी। और ये सब का जो हम पुस्तकें या और भी बहुत सारे प्रश्न का जो हमारे टारगेट के हिसाब से एसपीडी में जो रिपीट करेंगे, सॉरी बीएसएससी के लिए जो रिपीट करेंगे उसके लिए एसपीडी बुक पढ़ेंगे और एसपीडी को ला करके यहीं हम एनालिसिस करवाएंगे। तो तब हमारा ये सब सभी क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। इसलिए अभी यहाँ ये देखना है कि साला प्रश्न कहाँ से पूछता और मेरे से छूटता कहाँ से। एक दुकानदार कपड़ा बेचने के लिए 4% नुकसान पर कपड़ा बेचने का विज्ञापन देता है। देखो वो बोला कौन सी कि 100 रुपया के ही हमारे कपड़ा है को जी, सुन ल, हम एक 96 रुपया 4% के नुकसान पर ये बेचने का कौची दिया, बेचने का दावा दिया या विज्ञापन किया कि हम इसको 96 में बेच देंगे। फिर भी गलत मीटर मतलब नापे उपे में गलत मीटर स्केल करके 20% का लाभ कमाता है। तो स्केल का वास्तविक लंबाई क्या है, एक बात बताओ। इन नापे में न कमा रहा है, नापे में कै परसेंट के कमाया, 20%। तो बोला नाप के हमको दिया कितना, दिया कितना। एक बात बताइए, इस प्राइस को आप छोड़ दीजिए क्योंकि प्राइस में कुछ पैसा मारा नहीं मारा। अगर नापी की हम बात करें, अगर उसको देना चाहिए, एक तरीके से समझिए कि 100 सेंटीमीटर उसको नाप के पूरा पूरी देना चाहिए, तो ये होता पूरा 100 सेंटीमीटर वो हमें अगर देता तो ये होता हमारा पूरा नापी। लेकिन सलाह हमको पूरा नापी नहीं दे करके इसी नापी में से 20% का लाभ कमाया। यहां भी समझो हम कपड़ा के रेट 100 रखे थे और यहां भी तो यही 100 रुपया में वह 20% लाभ कमा लिया, मतलब कि 120 रुपया कमा लिया। मतलब ये तय है कि भी 100 हम माने हैं और 100 नापियों माने हैं और इसमें से 20% लाभ कमाया, मतलब यहां से हमको जरूर एक छोटा 20 सेंटीमीटर कम नाप के देगा। हम समझिए ऑप्शन से चल रहे हैं
कि अगर इस 100 रुपया के प्राइस में, वो बोला 96 में हम बेच देंगे, लेकिन वो 96 में नहीं बेच के इस पर भी 20% के लाभ कमा लिया, तो स्केल स्केल में इसमें क्या 20% का लाभ कमाता, तो स्केल की वास्तविक लंबाई क्या है? तो एक बात बताइए, 80 सेंटीमीटर, ये जो हमको 100 सेंटीमीटर होना चाहिए, लेकिन ये 20% का लाभ कमाने के चक्कर में उस स्केल को 80 सेंटीमीटर हमको नाप के दिया, और उसके बाद ही वो लाभ क्या कर लिया, कमा लिया, वो लाभ क्या कर लिया, कमा लिया। ठीक है। हाँ, अगर और इसको मैथ की तरह डीपली, तो ऑप्शन से हम ये चल दिए, मैथ की तरह अगर और सोचेंगे कि नहीं इसको डीपली बनाए, तो 120, 100 में 20% का लाभ 120 कमाया, तो यहाँ ये 96, 96 कितना ही दोनों का अंतर हो जाएगा, तो 24 का अंतर हो गया, और 24 का अंतर हो गया, और उसके बाद इससे निकालेंगे, 100 से गुना करेंगे, 120, 24 पचे 20 से, और इसका जो ये 24 पचे 20 से हो गया ना, ये 100, तो यहाँ हो गई ये 20, अर्थात जो इसके 20% स्केल का जो होगा वो कम मापेगा, तो 100 में से 20 को फिर कटाएंगे, तो ये 80 ही आएगा। ठीक है, तो ये 80 सेंटीमीटर, कितने सेंटीमीटर, 80 सेंटीमीटर। अब देखिए 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या ज्ञात करो जो इतना से विभाजित है, मतलब ये तय है कि ये सब अंक से कटने वाला। तुमको एक बात बताते हैं, देखिए जो अगर 16 से 8 दूना 16, इससे भी कट गया, तो मतलब जो 8 या 2 से कट जाए वो 16, ये 8 तिया 24, 8 है 2 है, मतलब जो 8 से कटेगा वो 2 से भी कटेगा, अर्थात इसको 8 से कटना चाहिए और 3 से, 9 चौके 36, जो 8 से कट जाएगा वो 4 से भी कट जाएगा, और जो 3 से कट जाएगा वो 9 से भी कट जाएगा, मतलब इसको कटना चाहिए कितने से, 8 से और 9 से, कोई भी संख्या, ये 54 आई है, तो 27 दूना 54, 27 दूना 54 कर सकते हैं, या ठीक है, या 9 छक 54 कर सकते हैं, 9 छक 54, मतलब अगर इसमें से तुम ऐसी संख्या ढूंढो जो कि 9 से भी कटे और 8 से भी कटे, ये मोटी सी आंकड़ा तुम टारगेट करो। तो एक बात हमको बताओ कि जिस अंक के लास्ट में 0 है वो तो कभी होगा नहीं, क्योंकि 5 तो दिया नहीं है इसमें कोई संख्या में, इसलिए 0 वाला नहीं होगा, ये एकदम तुम ठान लो कि 0 वाला क्या होगा, नहीं होगा। अगर 2 और 5 इसमें दिया होता तब, नहीं तो तुम ऐसे गुणनखंड निकालते निकालते बौड़ाहा हो जाओगे। ठीक है, अब इसको काटो तुम 9 से, क्योंकि जो 9 और 8 से कटेगा वही संख्या होगा, तो 9 इकाई 9, 1 बच गया 13, 9 इकाई 9, और 9 4 13 होता 46 हो गया, 9 पचे 45, 1 बचा 14, 9 से नहीं कटा, 1 9 से नहीं कटा। अच्छा इसको काटो 9 से, 9 इकाई 9, तो 1 बचा 13, 9 इकाई 9, फिर 4 46, 9 पचे 45, 1 18, 9 दूना 18, देखो 9 से भी कटेगा और 8 से भी कटेगा, इसलिए संख्या यही होगा, संख्या यही होगा। तो ऐसे प्रश्न में आप बाई ऑप्शन चल के मौज ले सकते हैं, बाई ऑप्शन चल के मौज ले सकते हैं। चलिए आगे चलिए, अगला प्रश्न क्या पूछ रहा, कोई धन 7.5% वार्षिक ब्याज की दर से कितने वर्ष में 3 गुना हो जाएगा? एक बात बताइए, 3 गुना मतलब, एक बात, हम इस 100 रुपया किसी को ब्याज दिए थे और बोल रहा है कि 3 गुना मतलब 300 रुपया हमारा हो जाना चाहिए, इससे इसमें ब्याज हमको कई सौ रुपया दिया, 200 रुपया, तो ये देखिए ब्याज बराबर क्या होगा, मूलधन तो 100 रुपया लगाए थे, समय समय हमसे पूछा और दर हमारा दिया हुआ 7.5, और बटा क्या होता 100, तो ई से ई खत्म, अर्थात 200 बटा 7.5, ई दशमलव हटा यहाँ 10, इसको काट दीजिए, 15 पचे 75, 5 दूना 10, ये 15, तो इससे ये काटिए, तो 5 तिहाई 15, और ये 5 चौके 20, ऊपर बचा क्या 40 गुना 2 बटा 3, 40 गुना 80 बटा 3, 80 बटा 3। अब इसको हम सब काटेंगे 80 बटा 3 को, तो सोचिए कि कितना आएगा, तो 3 दूना 6, ये 2 हो गया, ये 20, 3 छक 18, और ये 2 और 3, इसको 12 से काट दीजिए, 3 चौके 12, 26 वर्ष, और 4 दूना 8 माह, 26 वर्ष 8 माह, 26 वर्ष 8 माह, ऑप्शन सी रहा, ऑप्शन क्या हो गया, सी हो गया। तो ये 8 नंबर भी हमारा क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। चलो 9 नंबर के चलो, मानव शरीर का समान तापमान कितना होता है? देखिए अगर तापमान, ये किसके, मानव शरीर का, मानव शरीर का, शरीर का अगर ये ताप हमसे पूछ रहा है
तो इसको ताप 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट भी दे सकते हैं, 37 डिग्री सेल्सियस भी दे सकते हैं। ठीक है, और तो इसमें क्या हो गया, 98.6 फ़ारेनहाइट है, तो ये रहा 98.6। मानव शरीर का तापमान नियंत्रण किससे होता है? नियंत्रण किससे होता है? कौन ग्रंथि? हाइपोथैलेमस हाइपोथैलेमस ग्रंथि के द्वारा मानव शरीर के तापमान का क्या होता है? नियंत्रित होता है। देखिए, ठंडा हो या गर्मी हो, ये दोनों मौसम में मानव शरीर का तापमान ना तो कभी घटता है और ना ही कभी क्या होता है, बढ़ता है। इसलिए ये समान होते हैं, बशर्ते बाहरी वातावरण का तापमान घटता बढ़ता भले ही है, लेकिन शरीर का हमारा तापमान नहीं घटता बढ़ता है। जैसे अभी ठंडा का मौसम, तो बाहरी वातावरण का तापमान कम है और हमारे शरीर का उतना ही होगा, लेकिन बाहरी वातावरण के तापमान कम होने के कारण हमारी बाहरी त्वचा पर जब वो पड़ता है तो इसी से ठंडा महसूस होता है। क्यों? क्योंकि शरीर के जो ऊपरी त्वचाएं हैं वो अपनी गुप्त ऊष्मा खो देती है, इसलिए उस भाग ठंडा होने लगता है। तो इसीलिए हम सब बाहरी वातावरण से ठंडा में संपर्क ना रहे, इसके लिए हम क्या करते हैं, तो अच्छे से कपड़ा उपड़ा एकदम शरीर को पूरा ढाक लेते हैं कि वो डायरेक्ट हमारी त्वचा पर इफेक्टेड ना पहुंचे, मतलब त्वचा से स्पर्श ना कर सके हवा, जिससे हमें ठंडा से क्या हो सके, बच सके, ठंडा से क्या हो सके, बच सके। जैसे यहां देखिए, ये राजधानी, तो ये सबको स्पीडी में हम कर लेंगे। अंगोला, अंगोला की राजधानी कहां है? अंगोला की राजधानी लुआंडा है। अंगोला की राजधानी लुआंडा है। जैसे इसमें और भी बहुत सारी राजधानी दिया है, जैसे बी में क्या दिया, मोनरोविया, तो लाइबेरिया की ये राजधानी होता है, मोनरोविया, लाइबेरिया, लाइबेरिया। अब लभेरिया नहीं, इसको पढ़ लीजिएगा आप सब लोग। अब मोनरोविया, मोनरोविया की राजधानी किसकी है? लाइबेरिया के, तो इसको लाइबेरिया नहीं पढ़ लेना, लाइबेरिया, मोनोरिया, मोनरोविया का लाइबेरिया। और उसके बाद किनास है जो कांगो की राजधानी है, किनास है जो कांगो की राजधानी है, किनास, कौन सी, किनसासा, किनसासा है जी, लिखने के चक्कर में गलत भी पढ़ देते। किनसासा कांगो की राजधानी है। लुसांका जाबिया की राजधानी है, लुसांका, जाबिया की राजधानी लुसांका, पढ़ो इसको, जाबिया की राजधानी लुसांका। लाइबेरिया की राजधानी मोनरोविया, लाइबेरिया की राजधानी मोनरोविया। किनसासा की राजधानी कांगो। अंगोला की राजधानी लुसांडा, अंगोला की राजधानी लुसांडा। चलिए आगे चलते हैं, अगले नंबर प्रश्न आइए। वायु में प्रकाश का वेग सर्वाधिक होता है, पहले बात समझो, वायु में प्रकाश का वेग सर्वाधिक होता है। देखिए, इसमें लाल रंग का, बैगनी रंग का, नीले रंग का, किसका? देखिए, इसमें एक चीज आप गलती नहीं कीजिएगा कि वायु में प्रकाश का चाल तो हम सबका जानते हैं कि वायु में प्रकाश का वेग, प्रकाश का वेग, या यही प्रश्न हमसे निर्वात में प्रकाश का वेग पूछता। निर्वात में प्रकाश का वेग 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता, ठीक है। लेकिन तो इसको हम ये नहीं दे देंगे कि सभी रंगों का समान होगा, लेकिन जब उसको प्रिज्म से गुजारा जाता है तो कोई रंग ज्यादा दूरी तय करते हैं और कोई रंग कम दूरी तय करता है। जैसा कि आप सब लोग पढ़े हैं कि श्वेत प्रकाश को जब प्रिज्म से गुजारा जाता है तो वर्ण विक्षेपण की घटना के कारण वह रंग है जो 7 रंगों में विभक्त हो जाती है, जिसे हम सब वर्ण विक्षेपण की घटना कहते हैं। लेकिन सब प्रकाश का वेग अधिक, सोचो कि सबसे ज्यादा दूरी तय करने वाला रंग कौन होगा, तो लाल रंग होंगे जो दूरी ज्यादा तय करेगा। जैसे इसमें देखिए, इसका आंकड़ा आप हमारे ऐसे बनाइए जैसे, और सबसे कम कम दूरी तो बैगनी रंग, मतलब ये जैसे बैजानी पिलाना, आप सब लोग सभी पढ़े होंगे कि लाल रंग ज्यादा दूरी तय करेगा और बैगनी रंग कम दूरी तय करेंगे। इसको आप इस तरीके से एक सारणी बनाइएगा अपने कॉपी में पहले, उसके बाद अपने मन में बनाइएगा। देखिए, इसमें हमें याद क्या करना होता है, तरंग दैर्घ्य, मतलब जिसका तरंग दैर्घ्य ज्यादा होगा वो ज्यादा दूरी तय करेगा, ठीक है। उसके बाद विक्षेपण, विक्षेपण, ये कहां कीड़ा मकोड़ा कहीं बैठा था, ये देखिए
मतलब ये भी बाबू सोना की तरह आगे चिपक जाता है। विक्षेपण, विक्षेपण, ये देखिए अब वो चिपक गया तो बोला कि नहीं आप हम पे रूठ गए हैं, इसलिए अभी लिखाएगा भी नहीं, ऊपर बैठा हुआ। मान जाओ मेरे मित्र, क्यों घोर अनर्थ कर रहे हो हम सबको साथ। हर कोना में एक आके बॉडीगार्ड बैठ जाता, बॉडीगार्ड ऐसे लग रहा है जैसे इसका, और ऐसा बैठता ना खतरनाक कि ये जो टच होता है, इसको पहले हम खुराक देते हैं। ये जो टच होता है अगर एक साथ इसको टच किया जाए तो उसके बाद है ये ना काम करना थोड़ा क्या कर देता है, स्टॉप कर देता है। अब वो आएगा एक ही बार में और 4-5 को अटैक एक ही बार हमला बोल देता है, और हमला जब बोल देता है तो चला ये देखिए नुकसान हम सुगे देखिए फिर उड़ रहा है। अब यहाँ लिखेगा वार्निंग इंग्लिश आपने नो, मतलब बिना परमिशन के बंद कर दिए, लाइट अभी नहीं करना चाहिए नहीं तो सिस्टम क्रैश कर जाएगा। ये सब तो थोड़ा सा दिक्कत आके कर देता है, ठीक है, दिक्कत आके कर देता है। अभी चलिए फिर से चालू होंगे, हम चलेंगे। तो उसमें हम क्या बोल रहे थे कि जिस रंग का तरंग दैर्घ्य ज्यादा होता है वो ज्यादा दूरी तय करते हैं। जैसे लाल रंग का तरंग दैर्घ्य ज्यादा होगा तो वो ज्यादा दूरी तय करेंगे। हमें तो बार बार माइक देखना पड़ता है कहीं धोखा ना दे दे, गर्लफ्रेंड की तरह, तेरी गर्लफ्रेंड जैसे ये सबको धोखा दिया वैसे ही हमारा माइक भी धोखा दे देता है, बीच बीच में ही चलते चलते मार देगा नींद, कल्टी मार देता है, ठीक है। इसीलिए इसको बार बार हमको ख्याल रखना होता है, ख्याल रखना होता है, नहीं तो कब कल्टी मार देगा जो कोई पता नहीं, जो कोई पता नहीं, ठीक है। खुल जा भाई, मान जा भाई। चलिए ये यहां पहुंच गया। ये लीजिए, चलिए आ जाइए। यह देखिए यह नौटंकी हो करे लग गया। कौन से क्वेश्चन पे थे हम सब? क्वेश्चन नंबर कितने पे थे? रंग कहाँ था, रंग कहाँ था? रंग दे बसंती चोला, अभी ये गाना बजेगा ना, ओ मेरे रंग दे बसंती चोला, ठीक है। चलिए आइए, तो ये शरीर तापमान हो गया था, ये अंगोला का हो गया था लुसांडा, और उसके बाद ये वायु में प्रकाश की चाल, तो हमने इसमें बताना शुरू किए थे। तब इसमें क्या बोले थे आपको, क्या बोले थे कि अगर जैसे हम लाल रंग ले लें और बैगनी रंग ले लें, यही दोनों से तो प्रश्न ज्यादा छपता है अपने एग्जामों में। तो सबसे पहले अगर जिसका तरंग धैर्य ज्यादा होगा वो जिसका तरंग धैर्य ज्यादा होगा वो ज्यादा दूरी जाएगा, ये ज्यादा दूरी जाएगा, अर्थात ज्यादा दूरी तय करने वाले रंग लाल रंग, ये कम दूरी तय करने वाले रंग बैगनी रंग, अर्थात इसका तरंग धैर्य पे निर्भर करेगा। दूसरे इसके विक्षेपण पर निर्भर करते हैं, जिसका विक्षेपण ज्यादा होगा वो कम दूरी जाएंगे, और जिसका विक्षेपण ज्यादा होगा, मतलब नहीं, प्रश्न ऐसे पूछेगा सबसे ज्यादा तरंग धैर्य कौन रंग का होता है? लाल रंग का। सबसे कम तरंग धैर्य किस रंग का होता है? बैगनी रंग का। इसीलिए लाल रंग ज्यादा दूरी जाता है और बैगनी रंग कम दूरी जाता है। पूछेगा किस रंग का विक्षेपण ज्यादा होता है, तो बैगनी, विक्षेपण मतलब फैलना, तो विक्षेपित ज्यादा बैगनी रंग का होगा। किस रंग का विक्षेपण कम होता है, तो लाल रंग का विक्षेपण कम होता है। प्रश्न पूछेगा अपवर्तनांक, मतलब किस रंग का अपवर्तनांक ज्यादा होता है, तो ज्यादा होगा बैगनी रंग का, क्योंकि जिस रंग का अपवर्तनांक ज्यादा होगा वो कम दूरी तय करेगा। फिर पूछेगा कि किस रंग का अपवर्तनांक कम होता है, तो लाल रंग का। उसके बाद प्रकीर्णन, प्रकीर्णन किस रंग की प्रकीर्णन ज्यादा होती है, मतलब ज्यादा फैलाव होता है, तो बैगनी रंग का। और लाल रंग का प्रकीर्णन क्या होती है? कम होती है। लाल रंग का प्रकीर्णन क्या होती है? कम होती है। इसीलिए ये प्रश्न वायु में प्रकाश का वेग किस रंग का अधिक होगा, तो लाल रंग के अधिक होते हैं। कोई दिक्कत आपको? कोई दिक्कत? चलो इसको सेव कर ले, हम सब सेव कर लेते हैं, सेव कर लेते हैं, ठीक है, आपको देने का हो जाएगा। चलिए 11 के बाद चलते हैं 12 नंबर प्रश्न। क्या पूछा? यदि किसी तार को खींचकर उसकी लंबाई को दुगनी कर दी जाए तो उसका प्रतिरोध प्रारंभ प्रतिरोध का कितना हो जाएगा? 4 गुना हो जाता है।
कितने गुने हो जाएंगे? 4 गुना, क्योंकि जैसे ही मतलब तार का प्रतिरोध लंबाई बढ़ेगा, लंबाई बढ़ने पर इसका प्रतिरोध भी क्या होता है? प्रतिरोध भी बढ़ जाता है, प्रतिरोध भी बढ़ जाता है, जो कि एक दूसरे के वर्ग के समानुपाती होते हैं। ठीक है, अगर प्रश्न हमसे पूछ दे प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है, प्रतिरोध का एसआई मात्रक ओम होते हैं। और अगर यही चीज प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक क्या होता है, तो ओम इनवर्स 1 या ओम प्रति मीटर, ये सब होते हैं। ठीक है, तो इसको आप सब लोग, सबसे कम प्रतिरोध किसका होता है? तो चांदी का। इसलिए चांदी को क्या बोला जाता है? विद्युत का सबसे अच्छा क्या बोला जाता है? चालक इसी को बोला जाता है, क्योंकि इसका प्रतिरोध क्या होता है? कम होता है। चलिए आ ही गए, तो इसका बता दीजिए सबसे तन्य धातु क्या है? तन्य धातु में कौन आ जाएंगे? सबसे तन्य धातु सोना, सबसे तन्य धातु कौन हो जाएंगे? सोना। तो इस तरीके से इसे आप दिमाग में बैठा सकते हो कि अगर किसी तार की लंबाई को बढ़ा दी जाए तो उसके प्रतिरोध 4 गुने बढ़ जाते हैं। ठीक है, आगे की ओर चलिए उसके बाद आगे चलते हैं। हल्दी के पौधे का खाने लायक भाग क्या है? देखिए, जिसको हम तना कहते हैं, और तना को ही प्रकंद कहा जाता है, तना को ही क्या कहा जाता है? प्रकंद कहा जाता है। और ये सब चीजें ज्यादा आपसे पूछे जाएंगे, जैसे कौन से किसकी हम सब तना खाते हैं और किसका हम सब जड़ खाते हैं। मतलब पूरा कबाड़ के खा जाओ तो मूली को खा जाएंगे हम सब, गाजर को खा जाएंगे, और सलजन, ये सब को हम पूरा उखाड़ते हैं जमीन से और खा जाते हैं। तो मूली गाजर सलजन ये सब को हम उखाड़ते हैं और उखाड़ के क्या करते हैं? खा जाते हैं। इसलिए हमसे पूछे जाए मूली के खाने योग्य भाग जड़, गाजर के खाने योग्य भाग सलजन, और उसके बाद गाजर के खाने तो जड़ ही खाते हैं, सलजन का भी जड़ खाते हैं। जैसे तना किसका खाते हैं? तो हल्दी, हट जाओ बाबू सोना, हल्दी, उसके बाद हल्दी, देखिए यहां आके बैठ गया अभी। हल्दी को खाते हैं हम सब, आलू का हम सब तना ही खाते हैं। तो हल्दी के पौधे के खाने लायक हिस्सा क्या हो गया? तना हो गया। तना को ही क्या बोला जाता है? प्रकंद भी बोला जाता है, इसलिए कंफ्यूज नहीं होना। अदरक, केसर, ये सब अदरक, केसर, प्याज, ये सब का हम क्या खाते हैं? प्याज, केसर, अदरक, आलू, हल्दी तना खाते हैं, जबकि जड़, मूली को कबाड़ के धो धा के खा गए, गाजर को धो दिए, सलजन को धो लिए। तो ये सब ये जड़ खाने योग्य भाग होते हैं। चलिए, फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन? फाइकोलॉजी, देखो शैवाल कवक ने माइक में बोला शैवलवा को फाक जाओ, क्या बोल रहे हैं? कवक माइक में बोला, इसीलिए माइकोलॉजी। कवक माइक में चिल्ला के बोल रहा था, रे कवक माइक में बोला था, तो कवक का माइकोलॉजी को शैवलवा को फाक जाओ, तो शैवाल का फाइकोलॉजी, शैवाल का फाइकोलॉजी, तो कवक का माइकोलॉजी, शैवाल का फाइकोलॉजी। मिट्टी का, जल्दी बता दीजिए, मिट्टी का अध्ययन पेडोलॉजी, मिट्टी का अध्ययन पेडोलॉजी, मिट्टी का अध्ययन पेडोलॉजी। फूल का अध्ययन एंथ्रोमोलॉजी, फूल का अध्ययन एंथ्रोमोलॉजी। मिट्टी पेडोलॉजी, फूल एंथ्रोमोलॉजी, सब शैवाल फाइकोलॉजी, कवक माइकोलॉजी। पक्षियों का अध्ययन ऑर्निथोलॉजी, पक्षियों का अध्ययन ऑर्निथोलॉजी में पक्षियों का अध्ययन करते हैं। छिपकली सरसरा के दीवार पर चढ़ जाता है, छिपकली, तो सरसरा के सैरोलॉजी, छिपकली के अध्ययन
सैरोलॉजी, झाड़ी, झाड़ियां, झाड़ियों का अध्ययन डेंटोलॉजी, डेंटोलॉजी, जिससे झाड़ी उड़ी नहीं होता है तो ये डेंटोलॉजी। फल का अध्ययन पोमोलॉजी, फूल जी, फूल का पोमो होता है, फूल का अध्ययन पोमोलॉजी, पोमोलॉजी फूल का अध्ययन। और घास का अध्ययन क्या होगा जो बताओ, घास का एग्रो एस्ट्रोलॉजी, एग्रो एस्ट्रोलॉजी। अंक, अगर कोई अंक का अध्ययन करेंगे तो न्यूमरोलॉजी, अंक का अध्ययन न्यूमरोलॉजी। चलिए तंत्रिका, कोई भी तंत्रिका का जो अध्ययन करते हैं उसे न्यूरोलॉजी कहते हैं, न्यूरोलॉजी कहते हैं। एक और बचा हड्डियों का अध्ययन, हड्डियों का अध्ययन ऑस्टियोलॉजी, ऑस्टियोलॉजी। इतना रपेटो, एकदम फटाक से घोर के इसको पी जाओ, इससे ज्यादा नहीं। हम ये सब स्पीडी में भी आएगा, स्पीडी में भी क्या होगा, आएगा ये सब एकदम प्रश्न छपेगा, छपता है एकदम दनादन। जैसे क्या बोले, कवक ने कौची बोला, कवक माइक में बोल रहा रे शैवालवा को फाक जाओ, तो कवक का अध्ययन माइकोलॉजी, शैवाल का अध्ययन फाइकोलॉजी। तो कवक माइकोलॉजी, शैवाल फाइकोलॉजी। उसके बाद मिट्टी पेड़ पौधा मिट्टी में नहीं रोपते हैं, पेडोलॉजी, मिट्टी के अध्ययन। फूल के अध्ययन एंथ्रोमोलॉजी, पोमोलॉजी फल का था, पोमोलॉजी फल का, फूल का एंथ्रोमोलॉजी। पक्षी और निथोलॉजी, छिपकली है जो सरसरा के दीवार पर चढ़ जाता, सेरोलॉजी। मिट्टी के अध्ययन पेडोलॉजी, फूल एंथ्रोलॉजी, पक्षी और निथोलॉजी, झाड़ी डेंटोलॉजी, फल पोमोलॉजी, घास एग्रोस्ट्रोलॉजी, अंक न्यूमरोलॉजी, तंत्रिका न्यूरोलॉजी और हड्डी ऑस्टियोलॉजी। बीना बजा रही है, जैसा कि टाइम हो गया 5:30 बजे शाम में, तो बगल में हॉस्टल है, तो मस्त एक प्रार्थना होता, माँ कहा तो बीना बजा रही है, जैसा कि आप सब सुन रहे होंगे। ठीक है, लुभा रही है माँ शारदे कहाँ तो बीना बजा रही है। तो ये मस्त एक यहाँ प्रार्थना होता है जो कि 5 मिनट एकदम फुल, थोड़ा सा स्पीकर सॉन्ग जैसा कि आप सब लोग सुन रहे होंगे। हो सकता है इसके लिए कॉपीराइट भी लगा दे यूट्यूब, कोई दिक्कत नहीं है, फिर भी अपना काम हम रोकने वाले नहीं है। ठीक है, मस्त आराम से बज रहा, 5 मिनट के होंगे प्रार्थना, फिर समाप्त होंगे। माँ शारदे कहाँ तू बीना बजा रही है। चलिए ये डन हो गया, इसको सेव कर लेते हैं। कैम्ब्रिज जीएस क्लास बाय श्याम सर में आपको ये सब पीडीएफ मिल जाएगा। चलिए आ जाइए, क्या पूछा, हास्य गैस N2O नाइट्रस ऑक्साइड होता है ना, N2O नाइट्रस ऑक्साइड N2O। चलो इसमें और कुछ चले, कर देता हल्का जो याद करने वाला है। देखिए N2O जो होता है वो नाइट्रस ऑक्साइड जो होते हैं, वो क्या होता है, वो उदासीन होते हैं। नाइट्रस ऑक्साइड क्या होता है, उदासीन। जैसे हंसाने वाले गैस, जैसे कहीं भी भीड़ उड़ इकट्ठा जब हो जाता है, इस गैस को छोड़ा जाता है कि लोग भीड़ फट जाए हंसते हंसते, क्योंकि गैस जब सूंघेगा तो ऑटोमेटिक हंसना शुरू हो जाएगा। ठीक है, अगर जीवन आपका भी उदास है, थोड़ा सा सूंघ लीजिए N2O, जाके नाइट्रस ऑक्साइड, मियाज हरियर हो जाएगा। देखिए शरीर के अंग है ना एक्टिव, उसको एक्टिव कर देता है, इसलिए किसी भी बात पे हंसी ही सिर्फ बढ़ेगा। ठीक है, तो नाइट्रस ऑक्साइड जो कि एक उदासीन है, उदासीन है, ये उदासीन ऑक्साइड होते हैं। सुनिए, देखिए उदासीन ऑक्साइड में कौन कौन शामिल हो जाएंगे, उदासीन ऑक्साइड में कौन कौन हो जाएगा, तो कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, N2O नाइट्रस ऑक्साइड, ये सब ETC, ये सब क्या है, उदासीन है होते हैं। ठीक है, अभी देखो हम यहाँ नोट पॉइंट आपको बताने वाले हैं, क्योंकि केमिस्ट्री तो वैसे भी आपके भेजा में कम घुसता होगा, हम उम्मीद रखते हैं। तो जो भी धातु के ऑक्साइड होते हैं, जो भी धातु के क्या होते हैं, ऑक्साइड होता है, धातु के ऑक्साइड होते हैं, वो ज्यादातर क्षारीय होते हैं। पहले दिमाग में बैठाइए, क्योंकि यहाँ नाइट्रस ऑक्साइड है तो ये उदासीन हो गया। उसी प्रकार सोडियम हाइड्रोक्साइड या कोई भी धातु के ऑक्साइड होंगे वो हमेशा क्षारीय होंगे। जैसे इसका Na2O या CaO कैल्शियम ऑक्साइड। ठीक है, ये नोट नंबर पहला कहता है।
दूसरा कहता है कि अधातु के जो भी ऑक्साइड होते हैं, अधातु के जो भी क्या होते हैं, ऑक्साइड होते हैं। माइक धोखा नहीं ना दिया बाबू, चलिए नहीं दिया। अधातु के ऑक्साइड जो होते हैं वह अम्लीय होते हैं, क्योंकि इससे हमें ज्यादा डर लगता है, ठीक है, क्योंकि ये कभी भी धोखा देगा। सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, P2O5, ये सब जो होंगे, ये सब जो होंगे, जो अधातु के ऑक्साइड होंगे वो हमेशा अम्लीय होंगे। जैसे अम्लीय वर्षा किसके कारण होता है? अम्लीय वर्षा किसके कारण होता है? तो SO2 और NO2 के कारण। सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रस ऑक्साइड के कारण कौन सी वर्षा होती है? अम्लीय वर्षा होती है, क्योंकि इस दोनों की मात्रा वायुमंडल में बढ़ जाने के कारण अम्लीय वर्षा होता है, इसलिए ये अम्लीय होते हैं। दिमाग में घुस गया? मतलब जहां अधातु के ऑक्साइड रहेंगे वो अम्लीय होंगे, धातु के ऑक्साइड क्षारीय होता है, धातु के ऑक्साइड क्षारीय होते हैं। जैसे कुछ धातु भी उभयधर्मी होते हैं, जैसे यही लिख देते हैं उभयधर्मी मतलब कुछ धातु के ऑक्साइड, ये देखिए ऐसे कर देते हैं, धातु के ऑक्साइड उभयधर्मी भी होते हैं। जैसे उभयधर्मी हो जाएगा Al2O3, उसके बाद जिंक ऑक्साइड या Pb लेड ऑक्साइड, ये सब सभी हैं जो उभयधर्मी होते हैं। वैसे अगर ज्यादा की बात पूछी जाए तो जितने भी धातु के ऑक्साइड होंगे वह क्षारीय होंगे, अधातु के ऑक्साइड अम्लीय होंगे। कुछ धातु के ऑक्साइड उभयधर्मी होते हैं। नाइट्रस ऑक्साइड लाफिंग गैस, नाइट्रस ऑक्साइड लाफिंग गैस। कोई दिक्कत मित्र? आगे की ओर बढ़ जाए, अपने जीवन को चमका ले हम सब भी सेट को पूरा करके। वैसे तो हम देख रहे हैं कि बहुत सारे हमारे प्यारे मित्र लगातार जुड़ रहे हैं। पानी को साफ करने के लिए भाई पानी में क्या छिड़क दो, जैसे गंदगी, छोटे छोटे मच्छर, कीड़ वगैरह ये सब ज्यादा हो जाते हैं, तो वैसे तो तेल भी डाला जाता है, क्योंकि जल के पृष्ठ तनाव को कम करने के लिए। लेकिन ये तो फिजिक्स के प्रश्न हो गए। अभी केमिस्ट्री में यह पूछ रहा है पानी को साफ करने के लिए उसमें हम क्या मिलाएंगे? तो ब्लीचिंग पाउडर। पानी को साफ करने के लिए हम सब ब्लीचिंग पाउडर, जिस CaOCl2, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, कैल्शियम, इसका नाम क्या हो जाएगा? कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, इसका क्या हो जाता है? CaOCl2 का सूत्र हो जाता है। सुनिए, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड का उपयोग हम सब कहां कहां करते हैं? इसका उपयोग सबसे पहले कागज का और कपड़ा के फैक्ट्री में, कागज और कपड़ा के उद्योग में इसका प्रयोग किया जाता है। दूसरा, कीटनाशक दवाइयों में या कीटाणु को दूर करने, जैसे जल या बहुत सा जगह पर हो गया। इसको क्लोरोफॉर्म और क्लोरोफॉर्म में या रसायन उद्योग में भी हम सब लोग ब्लीचिंग पाउडर का उपयोग करते हैं, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। ठीक, आहा, इसका स्क्रीनशॉट नहीं ली, चलिए आदत बाद में बन जाए। पॉलीथीन इनमें से किसको पॉलीमराइज करता है? C2H4 को, C2H4 का। इसका रासायनिक नाम बताओ, क्योंकि यहां सूत्र देखो किस पे लगा? CnH2n। यहां देखिए 2 कार्बन 2 दूना 4, CnH2n क्या किस पे लगा हुआ है? जैसे यहां सूत्र सोचिए, आइए, जैसे एल्केन का सूत्र क्या होता है? CnH2n+2, फिर एक हाइड्रोजन कार्बन को छोड़ दे, एल्काइल, अर्थात CnH2n+1। उसके बाद एल्कील, CnH2n, उसके बाद एल्काइन तो CnH2n-2। ये सूत्र को तुम घोर के पी लो। ये फॉर्मूला तुम केमिस्ट्री को मजबूत करना चाहते हो, घोर के पी लो। जैसे तुम बाबू सोना को दिन भर याद करते हो ना, वैसे ये केमिस्ट्री का सूत्र याद कर लो। एल्केन CnH2n+2, एल्कीन CnH2n-2। ठीक है, एल्कीन बोल दिए, कर दिए ना गड़बड़। एल्कीन ये रहा, एल्कीन ये लो। अरे भाई तुम भी धोखा दे देता है डार्लिंग की तरह। एल्कीन, ठीक है, CnH2n, ठीक है। उसके बाद एल्काइल CnH2n+1 और एल्काइन डाइन -2। जैसे समझो, ये हम याद कैसे रख ले, ये पहले सोच लो। और अगर आपको भी याद चाहिए
तो इसको दिमाग में बैठा लो। जैसे केन होता है ना, केन, तो एल्केन, केन में डू लगा देना, एल्केन CnH2n+2। फिर अगर दो हाइड्रोजन जो CnH2n+2 बोले उसमें से एक हाइड्रोजन त्याग दे तो एल्काइल बन जाता है, अर्थात CnH2n+1। उसके बाद CnH2n एल्कीन, और उसके बाद डाइन CnH2n-2 एल्काइन, डाइन 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 में -2, केन में +2 लगाना, डाइन में -2 लगाना, बाकी आपके दिमाग में सेटअप हो जाएगा। एक बचा एल्कीन और दूसरा बचा एल्काइल, एल्काइल में CnH2n+1 और एल्कीन में CnH2n। डन, बढ़ जाए आगे। चलिए बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, इसको भी सेव करते हैं, इसको भी सेव करते हैं। चलो आगे चलो, 17 के बाद 18 नंबर में आओ मेरे मित्र। शिक्षा के अधिकार अधिनियम 2009 लागू किए गए थे। ये तो इसका सुफड़ा साफ करो, सुफड़ा साफ। जैसे ये कह रहा शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में आया, लेकिन इसे लागू किया गया अप्रैल 2010 ईस्वी में। देखो आज के बाद तुम दिमाग में ये बात बैठा लो कि जितना शिक्षा से संबंधित अधिकार अधिनियम हम अभी आपको बता रहे हैं, खाली माइक नहीं धोखा दिया, बहुत अच्छा। नहीं तो यहाँ एक बार धक दबर कस के करता है कि माइक के याद आता कहीं धोखा तो नहीं दे दिया, बाबू सोना रूठ जाएंगे तो फिर आप सब रूठ जाइएगा और हमें पता भी नहीं चलेगा कि हमारा क्लास चल रहा है या क्या हो रहा है, आवाज रिकॉर्ड कर रहा है या नहीं कर रहा, इसलिए डिस्टर्ब हो जाते हैं। ठीक है, उसके बाद डिस्टर्ब हो जाते हैं। चलिए तो आज से आप वादा कीजिए कि शिक्षा वाला चीज हम कभी नहीं भूलेंगे, कभी नहीं भूलेंगे। ठीक है, जैसे देखिए इसमें याद क्या क्या रखना है हमें। सबसे पहली बातें ये याद रखो कि सर शिक्षा नीति कब आया, शिक्षा नीति सबसे पहले कब आया था, 1968 ईस्वी में। ठीक है, जिसको हम सब एक आयोग का संबंध हम सब बोलते हैं, एक आयोग का संबंध बोलते हैं। उस आयोग को हम बोलते हैं कोठारी, कोठारी आयोग की सिफारिश पर शिक्षा नीति आया। ठीक है, ये पहली बातें हो गई। तो शिक्षा नीति कब आया, 1968। ठीक है, शिक्षा नीति कब आया, 1968। फिर पूछा जाए नई शिक्षा नीति कब आया, भाई नई शिक्षा नीति कब आया। देखो 1968 जो तुम याद रख ले हो, इस बाबू सोना को पलट दो तो 86। नई शिक्षा नीति 1986, नई शिक्षा नीति 1986। ठीक है, उसके बाद तीसरा बोला जाए इसी में, अर्थात पहले 68 में आया फिर 86 में आया, तो नई शिक्षा नीति में संशोधित किया गया। क्या किया गया, नई शिक्षा नीति में क्या किया गया, संशोधित, नई शिक्षा नीति में संशोधित किया गया 1992 ईस्वी में। ठीक है, चौथा बोल दिया जाए सर्व शिक्षा, चौथा बोल दिया जाए सर्व शिक्षा अभियान कब चलाया गया, तो 2000 से 2001 ईस्वी में सर्व शिक्षा अभियान चलाया गया। फिर आपसे पांचवा पॉइंट्स बोल दे, शिक्षा, क्या पूछ दे, शिक्षा का अधिकार, जो प्रश्न बोर्ड पर छपल है, शिक्षा का अधिकार अधिनियम, अधिनियम कब आया, 2009 में, लेकिन इस शिक्षा का अधिकार अधिनियम को लागू किया गया अप्रैल 2010 ईस्वी को। प्रश्न क्या पूछेगा, शिक्षा का अधिकार अधिनियम कब आया, 2009 में, लेकिन इस शिक्षा के अधिकार अधिनियम को पूर्ण रूपेण लागू किया गया अप्रैल 2010 ईस्वी में। जो प्रश्न आपके बोर्ड पर छपे हुए हैं, तो इतना फटाक से पहले रिपीट मारो फिर आगे बढ़ेंगे, नहीं तो तुम सब धोखा दे देगा। जैसे शिक्षा नीति 68, नई शिक्षा 86, नई शिक्षा में संशोधन 92, सर्व शिक्षा अभियान 2000 या 2001 में, शिक्षा का अधिकार अधिनियम कब आया, 2009 में, इसे लागू किया गया अप्रैल 2010 में। शिक्षा का अधिकार अधिनियम को लागू किया गया अप्रैल 2010 को। खेला तो यहां शुरू होता है कि अब आता है राष्ट्रीय शिक्षा नीति, राष्ट्रीय शिक्षा नीति, जो कि प्रश्न अब आपको इससे ज्यादा पूछेगा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति क्या आप जानते हैं ना, क्या क्या जानते हैं, फटाक से सोचिए। राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो अभी लागू आया गया है उसके बारे में आप क्या जानते हैं, उससे पहले क्या था, ये पुरानी आंकड़ा, इस तरफ का पुरानी आंकड़ा। जैसे शिक्षा नीति 68, नई शिक्षा 86, शिक्षा नई शिक्षा में संशोधन
1992। सर्व शिक्षा अभियान 2000 से 2001। उसके बाद जो नई शिक्षा अधिकार अधिनियम बनाया, अधिनियम आया कब? 2009। नई सर्व शिक्षा सॉरी क्या बोल रहे हैं जी, नई शिक्षा अधिकार अधिनियम, शिक्षा अधिकार अधिनियम लागू कब किया गया? अप्रैल 2010 में। उसी प्रकार राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 ईस्वी में आया। किसके सिफारिश पर? कस्तूरिरंगन समिति। कौन सी होता? 2020 कस्तूरिरंगन, कौन सी होता? कस्तूरियन या कस्तूरिरंगन समिति के सिफारिश पर यह आया राष्ट्रीय शिक्षा नीति। कब? 2020 ईस्वी में। तुम खुद सोचो कि कितना साल के बाद आया। तो देखिए यही आया था ना 92 से भी अगर तुम जोड़ते हो तो कितना साल हुआ? 20 साल उधर और इन्हें कैसे साल? 8 साल, 28 साल। नहीं, तो 92 से नहीं जोड़ो, क्योंकि ये प्रश्न पूछता है राष्ट्रीय शिक्षा नीति कै वर्ष के बाद आया, तो यह 34 वर्ष के बाद आया। अब बताओ ये 34 वर्ष की मतलब क्या हो गया कि 30 वर्ष, तो 30 34, तो 34 में कितना? 20 साल, यानी 14 पीछे जाओ तो मतलब यहां पहुंचो 1986। मतलब कि यहां के बाद कोई शिक्षा नीति में सुधार कुछ होबे नहीं किया था। कहां से? 1986 से। मतलब हमें दो आंकड़ा सबसे ज्यादा याद रखना, शिक्षा नीति 68, नई शिक्षा नीति 86, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 बीच बीच में सुधार किया गया। ठीक है, तो ये कस्तूरिरंगन समिति के सिफारिश पर हुआ था। अब बताइए इसको कब लागू किया गया? क्योंकि डेट तो जैसे ही पूछा है अप्रैल, तो ये जुलाई 2020 ईस्वी में लागू किया गया। जो कि कौन जुलाई? 29 जुलाई 2020 ईस्वी को क्या लागू किया गया? राष्ट्रीय शिक्षा नीति। किसके सिफारिश पर? कौन से? कस्तूरिरंगन समिति के सिफारिश पर यह लागू किया गया। जो कि आंकड़ा इसका क्या बना है कि 2030 ईस्वी तक ये पूर्ण रूपेण लागू होंगे। 2030 तक क्या परसेंट? 100% लागू हो जाएगा। देखिए खेला तो यहां से शुरू होता है। ये नया जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है वो है क्या? तो 5 3 3 4, ये 5 साल तक हो गया प्राथमिक, 5 साल तक प्राथमिक हो गया। ये 4 साल हो गया 9 से 12, तो ये हो जाएंगे 5 से 8, और ये इसमें तो, और ये हो जाएंगे क्या? तो 5 से पहले आ जाओ, पहला से तीसरा, तो 1 से 3 ये हो गए। ठीक है, और इसमें 3 वर्ष का जोड़ा ये गया, 3 वर्ष वाला वो छोटे बच्चे वाले, और इसमें कौन सी क्लास? पहला और दूसरा इसी में हो जाएगा, पहला और दूसरा इसमें हो गया, पहला क्लास दूसरा क्लास, ये तीसरा चौथा पांचवा इसमें, और इसमें 6 से 8 और ये 9 का विनोद देख रहे हो ना, दोनों चीज धोखा में, फोन डिस्चार्ज, माइक डिस्चार्ज, लेकिन जो ठाने हैं वो क्लास हम लेकर के ही रहेंगे, वो क्लास क्या करके रहेंगे? ले करके ही रहेंगे, चाहे आज जो
1 मिनट रुकिए, फोन चार्ज लगाएंगे, साथ में क्लास रिकॉर्डिंग करेंगे। क्या जीवन क्या मरण कबीरा, खेल तमाशा लकड़ी का, जीते भी लकड़ी मरते भी लकड़ी।